गुड मॉर्निंग। हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। कल हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले याद करो तो सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, नहीं वैसा कैटलिस्ट वाला रिएक्शन जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट उपस्थित होता था उसको हम लोग कैटेलाइटिक रिएक्शन कहते थे। और कैटेलाइटिक रिएक्शन में भी वो कैटेलाइटिक रिएक्शन जो तीन बातों पर निर्भर करता हो, नहीं कैटलिस्ट का जो छिद्रदार संरचना है, जो पोर स्ट्रक्चर है उस पर, उसके अलावा फिर रिएक्टेंट का आकार पर और प्रोडक्ट के आकार पर, नहीं तीन चीज़ पर निर्भर करता था। उसको हम लोग कहते थे सेप सेलेक्टिव कैटेलाइसिस। और जियोलाइट एक बेस्ट एग्जाम्पल था इस टाइप के कैटलिस्ट का जो कि सेप को देखकर रिएक्शन करता था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एंजाइम कैटेलाइसिस। लेकिन एंजाइम कैटेलाइसिस को पढ़ने के पहले हम आपको एंजाइम के बारे में बहुत कुछ बताए कि एंजाइम जो है हाई मॉलिक्यूलर मास वाला, ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये प्रोटीन का भाई है, इसका नेचर प्रोटीन से मिलता जुलता है। ये हम लोग और पेड़ पौधे का जो जिंदा कोशिका है, लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका है, उसमें उपस्थित होता है, नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सीखे कि ये वाटर के साथ मिलकर कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। ये ज़बरदस्त कैटलिस्ट होता है। ये किसी भी रिएक्शन के रेट को 10⁻20 गुना तक बढ़ा सकता है, नहीं। उसके बाद हम लोग सीखे कि चूँकि ये हम लोग के और पेड़ पौधों, है ना, एनिमल्स और प्लांट्स के अधिकांश बहुत सारे अभिक्रियाओं में हिस्सा लेता है, चूँकि हम लोग के अंदर है, जीव के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले थे, जैव उत्प्रेरक भी बोले थे, बायो कैटलिस्ट बोले थे। और इस प्रक्रिया को क्या बोले थे, बायो कैटालाइसिस, नहीं। और वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें जियोलाइट नहीं, कोई दूसरा कैटलिस्ट नहीं, एंजाइम अगर उपस्थित होता है तो उसको हम लोग एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन कहते थे। तो हम लोग रिकैप कर लिए पिछले क्लास का, और लास्ट में यही तीन एग्जाम्पल आप लोग देखे थे। सुक्रोज को हमने तोड़ा था, नॉर्मल तरीके से भी हमने तोड़ा था। पिछले क्लासेस में हमने H2SO4 को भी लेकर तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एंजाइम को लेकर तोड़ा, इसीलिए ये एग्जाम्पल बना एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन का। फिर हमने स्टार्च के दो अणु को कंबाइन करके माल्टोज बना दिया, ये भी एंजाइम के द्वारा फास्ट हुआ था, तो ये भी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन हुआ। और फिर वो जो माल्टोज बना था, वो माल्टोज को हमने वाटर से तोड़ा था, लेकिन उसमें हमने फिर से एंजाइम का उपयोग कर लिया। तो ये जब माल्टोज टूटा था तो दोनों का दोनों ग्लूकोज बना था। और ये भी चूँकि एंजाइम की मदद से हो रहा है तो इसको भी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन बोलेंगे। ये सब ध्यान रखना, ये सब पॉइंट को अच्छे से रखना, हम टेस्ट में पूछ सकते हैं और हर जगह पूछा जाता है, तो आपको ये सब पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है, मिस मत होने देना। चलो तब आज हम लोग आगे बढ़ जाएँ। अब एक मिनट रुको। आज हम लोग लास्ट कर देंगे सरफेस केमिस्ट्री 2 का, हम लोग लास्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ना एंजाइम का कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सामान्य विशेषता। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग क्या देंगे भाई? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अगर हिंदी में क्या बोलोगे भाई? एंजाइम
की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, एंजाइम की सामान्य विशेषताएं। एंजाइम का ना हम लोग जो है नॉर्मल जनरल ना प्रॉपर्टी गुण विशेषता हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं इफिशियंसी। क्या भाई? इफिशियंसी, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग दक्षता, है ना, सामर्थ्यता, पावर, शक्ति, है ना। तो इफिशिएंसी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे यार? आप पढ़ चुके हो, हम आपको याद दिलाते हैं। एंजाइम के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा कि एंजाइम क्या कमज़ोर कैटलिस्ट है या पावरफुल कैटलिस्ट है? आप ही लोग बताइए, क्या कहना चाहेंगे कि एंजाइम जो है कमज़ोर कैटलिस्ट है या पावरफुल कैटलिस्ट है? बहुत पावरफुल कैटलिस्ट है। और इसके पावर का अंदाज़ा, इसकी शक्ति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये किसी भी रिएक्शन के स्पीड को डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 50 गुना नहीं, 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकता है। नहीं तो हम लोग लिखेंगे एंजाइम्स आर हाईली मतलब अत्यधिक हो गया, इफिशिएंट, हाईली इफिशिएंट। नहीं, आगे लिखेंगे एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो कितना तक? रिएक्शन अप टू 10 to the power 20 टाइम्स, 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकता है। अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे भाई? एंजाइम अत्यधिक, हाईली का हिंदी हो गया अत्यधिक, अत्यधिक दक्ष होते हैं, कैपेबल होते हैं, सामर्थ होते हैं। एंजाइम किसी अभिक्रिया की दर को, एंजाइम किसी अभिक्रिया की दर को कितना तक भाई? अभिक्रिया की दर को 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। नहीं तो एंजाइम का ये पहला कैरेक्टर हुआ कि एंजाइम किसी भी, एंजाइम तो बहुत पावरफुल कैटलिस्ट है, ये हाईली इफिशिएंट है, ये अत्यधिक सामर्थ है किसी भी रिएक्शन को करने में। और इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हाँ, ये किसी भी रिएक्शन के रेट को 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकता है। दूसरा कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं इसका स्पेसिफिसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशिष्टता। ये आपका फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में ज़रूरत पड़ा था, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। विशिष्टता का मतलब क्या होता है भाई? अरे देखो, ये स्पेसिफिसिटी किससे बना है भाई? स्पेशल से। स्पेशल का मतलब क्या हुआ कि हाँ, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, प्लस है तो माइनस के साथ रिएक्शन करेगा भाई, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसी तरह से कि स्पेशल के साथ वो रिएक्शन करेगा तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या एंजाइम में कोई विशिष्टता है क्या? एंजाइम भी क्या चुन के रिएक्शन करता है? किसी स्पेशल के साथ रिएक्शन करता है और किसी स्पेशल के साथ रिएक्शन नहीं करता है? क्या ऐसा बात है? या फिर एंजाइम सबके लिए समान है? एंजाइम सबके लिए समान है क्या? ये बात है। नहीं, दो बात हो गया। क्या एंजाइम सबके लिए समान है या फिर एंजाइम स्पेशल किसी के साथ रिएक्शन करता है तो किसी के साथ नहीं रिएक्शन करता है? तो भाई सुन लो, एंजाइम ना हाईली स्पेसिफिक होता है, अत्यधिक विशिष्ट होता है। एक एंजाइम केवल एक प्रकार के ही रिएक्शन को उत्प्रेरित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, फास्ट करता है। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए
एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है, मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, दूसरे रिएक्शन में वो हिस्सा नहीं लेता है जनरली। देखिए थे अभी 3 एग्जाम्पल, जब सुक्रोज को तोड़ना था तो आपने इन्वर्टेज का इस्तेमाल किया था, जब स्टार्च से माल्टोज में बदलना था आपने डायस्टेस का यूज़ किया था, और फिर जब माल्टेज को आपको ग्लूकोज में तोड़ना था तो आपने माल्टस का इस्तेमाल किया था। तो हर एंजाइम में एक ये प्रॉपर्टी होता है कि वो एक ही रिएक्शन के लिए जनरली बना है। आप खाना पचाना चाहते हैं तो खाना पचाने के लिए एक अलग एंजाइम है, वो एंजाइम जो जानवर में होता है वो एंजाइम हमारे में नहीं है। वो लकड़ी को पचा सकता है, हम लोग नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि वो जो एंजाइम उसके पास है वो एंजाइम हमारे पास नहीं है। हम अपने एंजाइम को बोलेंगे भाई 10-15 रुपया ले लो ना, हम लकड़ी खाते हैं तुम पचा दो, तो बोलेगा भाई ये काम हमसे नहीं हो सकता है। हम स्पेशल ये सब चीज़ के लिए बने हैं, लकड़ी को पचाने के लिए कोई दूसरा एंजाइम है, आप उससे संपर्क करें, वो आपके लकड़ी को पचा देगा। मतलब एक एंजाइम जो है एक ही रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है, ये बहुत चुन चुन के रिएक्शन करता है, बहुत विशिष्ट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, है ना, अत्यधिक विशिष्ट होता है। एन एंजाइम, या फिर ए लगा दो तो पर्टिकुलर लगा दें हम लोग, ए पर्टिकुलर एंजाइम, एक खास एंजाइम, ए पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटेलाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन, है ना। एंजाइम बहुत ज़्यादा विशिष्ट होता है, एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। अब इसका हिंदी लिख लेते हैं, एंजाइम अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एक विशेष एंजाइम, एक विशेष एंजाइम एक विशेष रिएक्शन को ही, एक विशेष रिएक्शन को ही कैटेलाइज मतलब उत्प्रेरित करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आप लोग यहाँ पर विशेषता पढ़ लिए, एक एफिशिएंसी और दूसरा स्पेसिफिसिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ें। ले लिए, इसको हटा दे हम। तो 2 कैरेक्टर हम लोग, 2 विशेषता एंजाइम का हम लोग पढ़ लिए, पहला एफिशिएंसी और दूसरा स्पेसिफिसिटी, है ना। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या प्रमोटर क्या करेगा। प्रमोटर का दूसरा नाम एक्टिवेटर भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रमोटर उसको कहते थे जो कैटलिस्ट को और अच्छा कर देता था, नहीं तो प्रमोटर हम लोग किसको कहते थे भाई, जो कैटलिस्ट को अच्छा कर देता था। नाको मुको आपको हम जो है वो ट्रिक बताए थे कि एग्जाम्पल 3-4 याद रह जाएगा आपको चलते चलते। तो प्रमोटर जो है वो है जो क्या करता है भाई, कैटलिस्ट को अच्छा कर देता है। प्रमोटर तो वो है जो कैटलिस्ट को अच्छा कर देता है। तो जब प्रमोटर कैटलिस्ट को अच्छा करता है तो हमारा एंजाइम उससे कैसे बच सकता है, क्योंकि एंजाइम भी तो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम भी अगर कैटलिस्ट है तो एंजाइम भी हमारा प्रमोटर से बच नहीं सकता है। जिस तरह से प्रमोटर कैटलिस्ट को अच्छा करता है, और चूंकि हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है तो प्रमोटर का असर, प्रमोटर का जादू हमारे एंजाइम पर भी पड़ेगा। मान रहे हैं कि हाँ एंजाइम बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हाँ उसके पावर में और 4 चांद लगा सकता है कौन, प्रमोटर। मतलब प्रमोटर क्या करेगा कि क्या आपका जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, और बढ़ा देगा, उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। तो तीसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे क्या भाई, प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का एक और नाम होता है एक्टिवेटर। हाँ, इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, उत्तेजक की उपस्थिति,
उत्तेजक की उपस्थिति। तो आप समझ ही गए कि क्या करने वाला है। प्रमोटर जो है एंजाइम को भी और अच्छा कर देगा। बहुत अच्छा एंजाइम पहले से होता है, लेकिन अगर प्रमोटर डाल दीजिएगा तो प्रमोटर का काम ही है कैटलिस्ट को अच्छा करना, तो वो हमारे एंजाइम को भी अच्छा कर देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रमोटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी, promoter increases the activity of एंजाइम। कैटलिस्ट तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम पर यह असर दिखाएगा, तो लिख देंगे एंजाइम। प्रमोटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रमोटर एंजाइम की एक्टिविटी को, एक्टिविटी मतलब हो गया सक्रियता, है ना, उसका काम, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रमोटर का काम। 4th नंबर पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ पॉइजन। ठीक है, पॉइजन, ओ या इसका एग्जांपल एक तो दे देते ना। अच्छा दे देते हैं, इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे दो इसका। तो कौन कौन हमारा प्रमोटर था वह, Na+1, Cu+2, Mn+2, Co+2। अब आते हैं पॉइजन का असर, देखते हैं क्या होता है। तो 4th नंबर क्या लिखेंगे भाई, प्रेजेंस ऑफ पॉइजन। अच्छा, पॉइजन का एक और नाम बता दो, क्या था पॉइजन का दूसरा नाम, क्या बोलो, इनहिबाइटर्स। इनहिबाइटर्स, और इसको हिंदी में अगर बोलोगे तो मंदक की उपस्थिति, मंदक की उपस्थिति। तो पॉइजन कौन था रे, पॉइजन वो सब्सटेंस था जो कैटलिस्ट को बर्बाद कर देता था, कैटलिस्ट को खराब कर देता था। तो अगर पॉइजन आपके कैटलिस्ट को खराब कर देगा तो हमारा एंजाइम भी तो एक कैटलिस्ट है, तो एंजाइम को भी नहीं छोड़ने वाला है। वो एंजाइम जितना पहले बेहतर था, अगर पॉइजन डाल दीजिएगा तो वो उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो क्या लिखेंगे भाई, पॉइजन डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, प्रमोटर जो है आपका एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो पॉइजन एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद है, सिंपल पॉइंट है ये सब। एग्जाम्पल क्या बोले थे, Ag, हाँ जी, तो Ag+1 और Hg+2, ये आपका पॉइजन के जैसा काम करेगा। तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, इफ़िशियंसी, स्पेसिफिसिटी, फिर प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर और प्रेजेंस ऑफ पॉइजन, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बढ़ें। ले लिए, अब इसको हम हटाते हैं। चार पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, 5वां पॉइंट की तरफ अब हम लोग चलते हैं। और टेस्ट के बारे में हम आपको बता दें कि टेस्ट आपका जो है नेक्स्ट फ्राइडे को होने वाला है। अगले फ्राइडे को ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 होने वाला है और 99% चांस है कि वो टेस्ट हम आपका डिजिटल बोर्ड पे लेंगे। तब तक हो सकता है कि सब कुछ हम अरेंज कर चुके होंगे, तो लगभग चांस है कि हम लोग वो टेस्ट डिजिटल बोर्ड पर लेंगे। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कुछ स्टूडेंट का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट चल रहा था कि सर प्लीज़ जो है ना टेस्ट और क्लास भी इवन
थोड़ा सा पहले कर देते आप, क्योंकि पापा लोग जो हैं मतलब मोबाइल उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है तो लेके चले जाते हैं, तो वो टेस्ट के दिन या फिर क्लास के दिन जो है उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है अपना ऑफिस जाने के लिए या फिर ये सब के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा पहले 7 बजे 8 बजे 9 बजे कर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। तो 7 बजे 8 बजे तो बड़ा मुश्किल है यार, बहुत सुबह हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस टेस्ट को 9 बजे, 7 बजे छोड़ दो, 8 बजे छोड़ दो, 9 बजे लेने की कोशिश करेंगे। चलो वो लोग का देख रहे थे थोड़ा दिक्कत हो रहा था और टेस्ट छूट जाता है तो उन लोग को बहुत तकलीफ़ होता होगा। तो और हम चाहते भी हैं कि पूरा आप जो है अच्छे से टेस्ट दो, और टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन हम देते चले जा रहे हैं, सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, उसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। तो थोड़ा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम लोग का जो पैटर्न है खास करके बिहार बोर्ड का, उसमें तो 50% ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहते हैं, तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा करने वाला है आपको। और एक ही बार लेके बैठोगे या दिसंबर में जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, तो जनवरी में जब दिसंबर में आप सपोज़ करो कि सिलेबस को ख़त्म कर दे, तो इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो आने वाली है, क्योंकि हम लोग का 2-3 मंथ जो है इधर लॉस हुआ। खैर फिर भी हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी हो सके अच्छे से। मेन तो सबसे बड़ा फोकस होता है अच्छे से समझना। सिर्फ आप उसको कॉपी में लिख लो और समझो नहीं तो वो बेकार हो जाता है। तो हम लोग ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि हम लोग जल्द से जल्द अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़ भी लेंगे, लेकिन हाँ दमदार तरीके से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइंस है। जब तक आप साइंस को समझोगे नहीं, बेकार चीज़ है वो। क्योंकि यार 12th सिर्फ पढ़ना थोड़े है, हमको पोथा सिर्फ थोड़े बनाना है, आगे जाना है आपको, आगे यही सबका उपयोग है। आज जब अच्छे से सीखोगे नहीं तो वहाँ उपयोग कैसे कर पाओगे? पता चला अच्छा मार्क्स लेके गए, वहाँ कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, भगा दिया वहाँ से, जॉब नहीं ले पाए या अपने दम पर कुछ कंपनी खड़ा नहीं कर पाए। तो जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा, उपयोग नहीं आएगा, तब तक आप नहीं काम कर पाओगे अभी के समय में। सिर्फ हाँ थ्योरी कि हाँ ऐसे हो गया, वो नहीं चल रहा है। अभी ज़माना कुछ और है। इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो कि लगे कि हम उसको अब उपयोग कर सकते हैं, हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं। इतना अच्छे लेवल से आप लोग को पढ़ना है। तो खैर हम लोग तो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि आप साइंस के टॉपिक को सिर्फ पढ़ो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझो। इतने अच्छे तरीके से समझ लो कि लगे कि एकदम ईजी हो गया है, हम दूसरे को समझा सकें। क्योंकि समझाने का पावर तभी आ जाता है जब आप खुद बहुत अच्छे से समझ चुके होते हो, है ना। तो हम लोग तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। साइंस को साइंस के तरीके से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे लास्ट में तुम सोचोगे कि हाँ हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 सेकंड में ख़त्म हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तीसरा आएगा। हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अभी से अगर आप बूंद 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 करके जमा करते चले जाइएगा तो मतलब मत पूछो क्या मज़ा आने वाला है। तो टेस्ट के बहाने आप लोग पूरा जोश से आते हो, पूरा रिवाइज करके आते हो, बड़ा मज़ा आता है हमको देखकर। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको टेस्ट में डालते चले जा रहे हैं, हर चैप्टर में देखो हमको लगता है कि कितना 20 क्वेश्चन था ना, हाँ 20 क्वेश्चन था, उसमें 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। 2 टेस्ट और हो सकता है इस चैप्टर का एंड होते होते ले लें। फ्राइडे तक तो हो सकता है हम लोग का चैप्टर भी खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल टेस्ट लेंगे। तो 4 टेस्ट का मतलब लगभग 80 से 100 क्वेश्चन, है ना। और 80 से 100 क्वेश्चन के करीब में अगर आप हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एकदम मस्त रखते हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करने वाले हो आप। और जैसा लेवल है बिहार बोर्ड का यार, बेंजीन का फार्मूला पूछता है तो फिनॉल का फार्मूला पूछता है, तो वो तो मतलब क्या क्वेश्चन है यार, मतलब समझ में नहीं आता है। कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाए तब मज़ा आए, लेकिन वो सब क्वेश्चन से तो बड़ा गड़बड़ है। हम समझ रहे हैं बिहार बोर्ड तो ठीक है, बट बिहार बोर्ड हमारा मंजिल नहीं है, 12th हमारा मंजिल नहीं है। इवन सीबीएसई का तो स्टैंडर्ड चलो अच्छा रहता है, तो जितने भी लोग सीबीएसई के हो तो ठीक है वो, बट स्पेशली हम बिहार स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि हाँ जो बिहार बोर्ड से अपीयर होना चाह रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उस लेवल को ना मंजिल मत समझना। वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछेगा हलवा वाला क्वेश्चन, वो मत समझना यही सब कुछ है, इसी लेवल पर पढ़ के अपने आप को रोक लोगे। नहीं नहीं, आगे जो आप जेईई मेंस एडवांस नीट देने वाले हो ना, उस पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का रहता है, तो आप अपना मंजिल वहाँ सेट करो, उसको मानोगे अपना मंजिल, उसको लेकर अपना तैयारी आप प्रारंभ करोगे, स्टार्ट करोगे। वो जैसा कह रहा है वैसा आपको प्रिपरेशन करना है, ना कि बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर आपका अपने माइंड को लो कर देना है। नो 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 नो, ये तो चलते चलते एक स्टॉपेज मिलेगा। मंजिल मेरा कहीं और है यार, मंजिल बहुत तगड़ा है मेरा, बहुत सुनहरा है। उस मंजिल को जाने कि रास्ते में ये 12th का एग्ज़ाम नहीं, कुछ स्टॉपेज है, ज़रा सा रुक के एग्ज़ाम लिख देंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो
जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देते चले जा रहे हैं उसके बारे में बस हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चन आप एकदम अप टू डेट रखिएगा, है ना, पूरा रेडी रहिएगा। तो ऐसे होने से क्या होगा, हर चैप्टर का लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा आपको होने वाला है। सिलेबस ख़त्म, प्रिपरेशन भी हो चुका है, ये प्लान है मेरा। और आगे जो कुछ बोर्ड का प्लस वो सब चीज़ का हम लोग वो सब करते करते, जैसे आप क्लासरूम में जब जुड़ोगे, ऑफलाइन जब हम लोग आ जाएंगे, क्लासरूम में आ जाएंगे, तो होमवर्क देने का जो मेरा पुराना स्टाइल है वो होमवर्क दे के, अब तो समय आ भी चुका है कि हम आपको 3 चैप्टर 2 चैप्टर होमवर्क देते रहेंगे कि 2 चैप्टर हमको याद करके सुनाओ, और नहीं तो फिर कड़ा एक्शन लेंगे हम। मैक्सिमम लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा गड़बड़ करते हैं, तो फिर बहुत टाइट हो जाएंगे हम। और क्लासरूम में क्या रहता है मेरा मूड, तो आप जानते ही हो अच्छे से। तो ज़रा सा भी कुछ हम देखेंगे लचर पचर हो रहा है तो हम बहुत टाइट हो जाएंगे तुरंत। तो हर कुछ दिन, 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में 2-3 चैप्टर जो हम रिवीजन देते रहते हैं, वो बहुत फ़ायदा करता है स्टूडेंट को। तो आपको हम रिवीजन करने के लिए देंगे, आप उसको हमको सुना दोगे। तो ऐसे करते 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 हमारा टारगेट ये रहेगा कि जैसे सिलेबस ख़त्म हो, तो सिलेबस ही सिर्फ ख़त्म नहीं हो, आपका प्रिपरेशन भी 80% 90% ख़त्म हो जाए। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स अगर है, मैथमेटिक्स है, किसी पेपर में अगर वीक है, तो उस समय आप उसमें ज़्यादा समय दो और अपने आप को परफेक्ट करके एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है। तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है रेडी रखिएगा, मतलब फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट जो है फ्राइडे को हम आपको लेंगे, और हो सकता है कि हम आप लोग का बात मान लिए 9 बजे से हो सकता है कि हम उस टेस्ट को लेने जा रहे हैं। तो 9 सवा 9 में स्टार्ट करेंगे और 10 तक में एंड करने का कोशिश करेंगे। 10 के इवन पहले ही टेस्ट है तो कम ही समय में हो जाएगा, और हल्का सा कुछ होगा तो हम बता भी देंगे उस टेस्ट के पहले। तो बात मोरल स्टोरीज़ का यही रहा कि मतलब जो है अगला टेस्ट फ्राइडे को होने वाला है, और टाइम जो है आप लोग का जो डिमांड आ रहा था कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो हम चलिए उस टेस्ट को 9 मतलब सवा 9 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सवा 9 से किसी को प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके आप हमसे जो है मतलब ये बता सकते हो कि सर कुछ प्रॉब्लम है या है, क्योंकि सबका सहमति होगा जब देखेंगे कि हाँ, क्योंकि टाइम चेंज कर रहे हैं ना, हम लोग सेट थे 11:15 बजे, लेकिन टाइम चूँकि चेंज कर रहे हैं, तो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम ज़रूर सुनेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो 99% सेट करके रख लिए हैं कि हाँ चलो 9:15 में हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमको फ़ोन करके ज़रूर बता देना कि सर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे को ऑनलाइन टेस्ट 3 जो है अगले फ्राइडे को लेंगे सुबह 9 बजे से। चलिए अब कौन सा 4 पॉइंट हो गया था ना रे, हाँ 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको हिंदी में कहते हैं इष्टतम ताप। इष्टतम ताप। अब सवाल उठता है इस ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग किसको कहते हैं, अच्छे से समझना। जैसे देखो ये बर्तन है, कंटेनर है, इसमें पार्टिकल सब है, इस पार्टिकल सब के बीच में आपस में ना रिएक्शन करवाना है। तो आप एनर्जी अगर नहीं दोगे, हीट नहीं दोगे, उष्मा नहीं दोगे, तो ये सब आपस में क्या होगा, कंबाइन नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे के पास नहीं आएगा, तो रिएक्शन होने में लेट होगा। जैसे हम आपको पहले भी एग्जांपल बोले थे कि कुकर में चावल पानी डाल दिए, लेकिन अगर आप चूल्हा ही नहीं जलाए हो तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा जो आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो आप टेम्परेचर को दो, इसमें आग लगाओ, हीट दो उसमें। तो जैसे टेम्परेचर दोगे मतलब उष्मा दोगे, तो वो उष्मा वो ऊर्जा क्या करेगा, ये कण सब क्या करेगा, सोखेगा, और सोखने के बाद ये सब का एनर्जी चूँकि बढ़ जाएगा, तो एनर्जी बढ़ने के कारण क्या करेगा, ये आपस में टकराना शुरू होगा। तो जो रिएक्शन थोड़ा लेट में होने वाला था, वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो रिएक्शन होने का जो दर है ना, वो तेज हो जाएगा, मतलब रेट भी आपका बढ़ेगा। ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा। लेकिन इतना मत कर देना यार कि ये सब जल जाए, ये सब किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, राख बन जाए, इतना भी मत दे देना। तो टेम्परेचर बढ़ाते वो मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर वो टेम्परेचर जिस पर रेट हमारा मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद अगर तूने टेम्परेचर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो ये सब्सटेंस पिघल जाएगा, या तो ये सब्सटेंस वाष्पित हो जाएगा, या तो सब्सटेंस जल जाएगा। मतलब क्या, रिएक्शन नहीं होके कुछ और चीज होने लगता है।
तो ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रेट हमारा मैक्सिमम हो जाता है उसी टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से कम अगर दोगे तो आपका रेट थोड़ा सा कम होगा, मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा, महत्तम तक नहीं पहुंचेगा, सबसे अधिक तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा कर दिए तब तो ये पदार्थ ही जलना शुरू हो जाएगा या फिर किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर हमारा रेट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसी रेट वो टेम्परेचर जिस पर हमारा रेट जो होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं भाई? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के लिए क्या है भाई? ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हम लोग समझ गए, क्या भाई? वो टेम्परेचर जिस पर हमारा रेट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए क्या होगा? जब अगर एंजाइम को लेके हम रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का मान क्या होने वाला है? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मान होता है 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन। इस टेम्परेचर के बीच में हमारा जो एंजाइम है वो अच्छे से काम करता है। अगर ठीक से देखो ना तो ये टेम्परेचर हमारा बॉडी का ही टेम्परेचर है। आप समझ सकते हैं आपके शरीर के अंदर एंजाइम है, लेकिन जब आपको फीवर आता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो देखते हैं आपका शरीर पूरा अजीब होने लगता है, आपका एंजाइम मरना शुरू हो जाता है, आपका शरीर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, आपका एंजाइम अच्छे से काम करना बंद कर देता है, वो प्रॉब्लम में फंसने लगता है। तो जरा सा टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आपका एंजाइम का काम करने का स्टाइल गड़बड़ाना शुरू कर दिया, उसका स्पीड घटना शुरू कर दिया। अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तब तो सोचो क्या होने वाला है। नहीं, तो एंजाइम भी एक खास टेम्परेचर पर ही अपना जलवा दिखाता है, अपना बेस्ट प्रॉपर्टी दिखाता है, और वो जो खास टेम्परेचर है वो ये है। ठीक है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेके जाइएगा तो आप जानते ही हैं कि अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो आप 273 घटा दीजिए तो हमको लगता है कि 25 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। नहीं, और अगर ये करोगे तो कितना आएगा रे? 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका एंजाइम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा कर दीजिएगा तो एंजाइम प्रॉब्लम में फंसने लगेगा, अगर इससे कम कीजिएगा तो भी वो प्रॉब्लम में फंसने लगेगा, उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा पे हो सकता है कि गड़बड़ाना शुरू करे, और ज़्यादा करोगे तो जल जाएगा। ठीक है, तो बताइए एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना हो गया रे? 298 केल्विन टू 310 केल्विन। लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर का डिफिनेशन लिख लो, तो क्या लिखोगी? द टेम्परेचर, है ना, द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, नहीं, वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है भाई? मैक्सिमम हो जाता है। रेट ऑफ एनी रिएक्शन बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब लिख देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है भाई? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर for an enzyme catalytic reaction, enzyme catalytic reaction is 298 Kelvin, that is 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 298, डिग्री सेल्सियस में 25 टू 310 केल्विन, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे भाई? यहीं से लिख देते हैं, वह ताप जिस पर किसी भी अभिक्रिया की दर महत्तम हो जाती हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, हिंदी में इष्टतम ताप भी कह सकते हो भाई, हम ऑप्टिमम टेम्परेचर ही बोलते हैं।
उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के लिए कितना होगा 298 से, तो वो भी लिख देते हैं। किसी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 310 केल्विन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो तभी हम लोग आगे बढ़ें। ले लिए। अब 6th पॉइंट इसी में कर देते हैं। अगला है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच इसी में मेरा हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। हम इसी में लिख देंगे, हमको लिखना नहीं पड़ेगा फिर। अब पहले समझो ऑप्टिमम पीएच क्या है। उसके पहले हल्का सा पीएच आप समझ लो। आप जानते हो कि पीएच स्केल का खोज पीएच स्केल किस लिए बनाया गया था। थोड़ा सा जब सॉल्यूशन हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हम आपको हल्का सा एसिड के बारे में बता रहे थे कि पीएच स्केल को जो हम लोगों ने जो इस दुनिया में लाया, जो पीएच स्केल को हमने इंट्रोड्यूस कराया, वो किस लिए भाई? तो किसी भी एसिड या किसी भी बेस के पावर को मापने के लिए नहीं। कोई भी जगह है, अगर आप जानना चाहते हैं वो अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप पीएच स्केल का यूज़ करो। पीएच स्केल इसमें डुबाओ, इवन डुबाओ का मतलब उसको आप यूज़ करो, है ना। अगर पीएच का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है भाई? 1 से लेकर 14 तक, बीच में 7 है। अगर किसी जगह के, ये पीएच वैल्यू हुआ, अगर किसी जगह का, किसी पदार्थ का, किसी सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम आया तो उसको आप क्या कहते थे? अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या हुआ? वो स्वाद में खट्टा लगेगा, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, है ना। उसके पास H+ आयन होगा, वो H+ आयन को डोनेट करेगा। जितना H+ आयन डोनेट करेगा उसको आप बेसिसिटी कहते थे। इक्विवेलेंट वेट भी आप एसिड का निकालने सीखे थे। और अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा आ गया तब उसको क्या बोलोगे? बेस। अगर आपका 7 के बराबर पक्का आ गया तब उसको क्या कहते थे? न्यूट्रल। अच्छा, जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना तगड़ा एसिड होगा, और जितना पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा बेस होगा। यही बात था पीएच का। तो अब हम लोग सीखते हैं कि ऑप्टिमम पीएच क्या है। अब तुम सोचो, तुम्हारे शरीर में एंजाइम है, तुम्हारे चमड़ा में, तुम्हारे स्किन के अंदर एंजाइम भरा पड़ा है। अगर आप अपने स्किन पर एसिड डाल दो, वो एसिड जो बैटरी में रहता है या खतरनाक एसिड, ऐसा करना मत यार, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, अगर आप उसको डाल दोगे तो क्या आपका लगता है आपका चमड़ा, आपका स्किन या फिर उसके अंदर का पार्ट सही सलामत होगा? बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा। वो एसिड के साथ आपका कोशिका सब रिएक्शन करके ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपका एंजाइम जो है ना, एंजाइम नहीं रह पाएगा उस एसिड के सामने में। तो हमारा जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम हर एसिड में अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगर आप पावरफुल एसिड दे दीजिएगा तो एंजाइम गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आखिर वो कौन सा पीएच है जिस पीएच पर हमारा एंजाइम जो है ना बेस्ट वर्क करेगा? तो सबसे पहले तो सुनिए ऑप्टिमम पीएच का परिभाषा। ऑप्टिमम पीएच हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिमम पीएच, तो सबसे पहले ऑप्टिमम पीएच, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो इष्टतम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच का परिभाषा है कि वो पीएच, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जो भी, सॉरी 14 से कम होगा तो 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पीएच जिस पर किसी भी रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, जिस पर रिएक्शन का जो स्पीड है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, उसको कहना ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलोगे? ऑप्टिमम पीएच। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द पीएच
at which the rate of any reaction becomes maximum is called optimum pH। वो pH जिस पर किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है मैक्सिमम हो जाता है उसी को ऑप्टिमम pH कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर रेट आपका मैक्सिमम होगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो pH जिस पर हमारा रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिमम pH। ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 से 310 केल्विन था, लेकिन एंजाइम के लिए जो बेस्ट pH वैल्यू होता है वो 5 to 7 होता है। आप देख रहे हो 5 to 7, क्योंकि अगर 4 3 2 1 करोगे तो हम आपको बोले कि pH वैल्यू जितना कम होगा उतना खतरनाक एसिड होगा, तो खतरनाक एसिड में हमारा एंजाइम नहीं काम कर पाएगा। जिसका pH वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है वो सब में एंजाइम बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। तो एंजाइम के लिए बेस्ट pH आपका कितना है 5 to 7, ठीक है 5 to 7। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लें। तो वो pH, वैसा pH जिस पर हमारा रिएक्शन का रेट मैक्सिमम हो जाता है उसको ऑप्टिमम pH बोलेंगे। तो यहाँ पर देखना कुछ है नहीं वो देखना, वो ऑप्टिमम pH फॉर एन एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन इज 5 to 7। ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, वह pH जिस पर किसी भी अभिक्रिया की दर महत्तम हो जाती है उसे ऑप्टिमम pH कहते हैं। और किसी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम pH का मान है ना, ऑप्टिमम pH का मान कितना होता है 5 से 7 होता है। कितना होता है भाई 5 से 7 होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिए। अब इसको हम हटा दें। अब सरफेस केमिस्ट्री 2 का लास्ट टॉपिक, इसमें आपने 6 कैरेक्टर पढ़ लिया, 6 विशेषता पढ़ लिया। इफिशिएंसी, स्पेसिफिसिटी, प्रमोटर की उपस्थिति, पॉइजन की उपस्थिति, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH। अगला और लास्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलोगे भाई, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, क्रियाविधि, मतलब डिटेल में वर्णन करिए। एंजाइम जो है बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बहुत तेज कर देता है। इसका वर्णन करिए, इसको डिटेल में बताइए, इसकी क्रियाविधि को बताइए, इसके मैकेनिज्म को बताइए, है ना। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, डिटेल, क्रियाविधि। और किसका डिटेल हमको बताना है, तो एंजाइम कैसे काम करता है इसका डिटेल हमको बताना है। एंजाइम कैसे किसी रिएक्शन के दर को फास्ट कर देता है इसका डिटेल हमको बताना है। तो इसके डिटेल को बताया 2 साइंटिस्ट ने, एक मेंटेन और दूसरा माइकलिस। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम का जो कैरेक्टर था, एंजाइम जो रिएक्शन को फास्ट कर देता था उसको डिटेल में उन्होंने बताया। और ये 2 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में पूरा होता है भाई, 2 स्टेप में। वो 2 स्टेप में अपना काम करता है। कैसे कैसे पूरा करता है हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान ले कि एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन को के मैकेनिज्म को किसने दिया भाई, 2 साइंटिस्ट। किसने, मेंटेन और माइकलिस ने। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन was given by Mentane and
माइकलिस। ठीक है, इस मैकेनिज्म को ना की और लॉक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, चाबी ताला। क्या कहा जाता है? की लॉक मैकेनिज्म, की लॉक मैकेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? की लॉक मैकेनिज्म। तो इस बात को लिखेंगे, दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड की लॉक मैकेनिज्म, की लॉक मैकेनिज्म। ठीक है, अगर की लॉक मैकेनिज्म कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ताला चाबी का बात होगा। अरे बिल्कुल उसी पर डिपेंड करता है। अभी देखना फिगर में दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हो गया, विच कंप्लीट्स, इसी स्टेटमेंट में आगे बढ़ा देते हैं, विच कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, विच कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन की क्रियाविधि को मेंटेन तथा माइकलिस ने दिया था इस मैकेनिज्म को की लॉक मैकेनिज्म भी कहते हैं, की लॉक मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो 2 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो 2 स्टेप देखते हैं। कई किसी बुक में 3 स्टेप भी देख देता है, लेकिन एक्चुअल और ज़्यादा करेक्ट हमारा 2 स्टेप ही है। 2 ही स्टेप में वो प्रोडक्ट बना देता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया, इसको हम हटाते हैं। अच्छे से समझना वो दोनों स्टेप। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम आपको फिगर ही दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। ध्यान देना, वो दोनों स्टेप हम आपको यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले वो पदार्थ लेना है जिस पदार्थ के रिएक्शन को एंजाइम के द्वारा आपको बढ़ाना है, जिसको आप लोग कहते हो रिएक्टेंट। एरो के पहले जो भी चीज़ लेते हैं उसको क्या कहते हो? रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं। ये रिएक्टेंट है हमारा। ये कुछ अलग टाइप का है। इसको क्या कहते हैं भाई? ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। और इसी रिएक्टेंट को ना यहाँ पर हम लोग सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? सबस्ट्रेट। इसको सबस्ट्रेट भी हम लोग कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। ये हमारा क्या है भाई? सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन नहीं करना चाह रहा था, ये जो है ये रिएक्शन नहीं करना चाह रहा था, और कर भी रहा था ना,
तो बहुत स्लो स्लो कर रहा था। एंजाइम के मदद से हमको क्या करना है, इस रिएक्शन को फास्ट करना है। ये सब जो देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट। क्या कहा जाता है भाई? एक्टिव साइट। हिंदी में अगर जानना चाहते हैं तो सक्रिय स्थान। ये क्या है हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ना, ये वो जगह है जहां पर वो सब एटम उपस्थित है जिस एटम से रिएक्शन हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, वो सब एटम है जो रिएक्शन करना चाहता है, वो सब एटम यहां पर उपस्थित है। आप बोलोगे सर अगर वो सब एटम यहां पर उपस्थित होता तो इस टाइप का चीज यहां पर बना देते, अगर इधर उपस्थित होता तो यही चीज इधर बना देते। तो ये इतना जगह को हमने सक्रिय स्थान कहा, वो इसलिए क्योंकि यहीं पर रिएक्शन होने वाला है। ये सब ना इधर अक्रिय जैसा काम कर रहा है, मतलब उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये वाला सब जो है थोड़ा सा रिएक्शन करना चाह रहा है। जैसे सपोज करो ना, एक रोड है, हाँ ये रोड है, ठीक है, वो जो मतलब जो है वो जो काला वाला रोड देखते हैं आप लोग, तो इस रोड में हम लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है कुछ वजह से, पानी वानी की वजह से या फिर भारी गाड़ी की वजह से यहाँ पर टूट गया, साइड में टूट गया। तो अगर जहां पर टूट चुका है ना, आप देखोगे कि वहां पर थोड़ा सा और कुछ करो और टूट गया और टूट गया और टूट गया। तो कहां पर से टूटने का चांस बहुत ज्यादा होने लगा? यहां पर से, यहां पर से। तो इस पोजीशन को कहिएगा सक्रिय स्थान। ये सब में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बोलेंगे अक्रिय, नहीं परिवर्तन करने वाला। लेकिन यहां पर परिवर्तन हो रहा है तो बोलेंगे सक्रिय, सक्रिय एक्टिव, है ना। यहां पर टूट सकता है, यहां पर कुछ हो सकता है, तो जहां पर कुछ होने का चांस हो उसी को आप क्या कहिएगा? एक्टिव प्लेस, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थान। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग। तो ये हमारा एक्टिव साइट हुआ। और एक चीज़ और याद रखना, ये केमिकल काइनेटिक्स में ही हम लोग सीख लेते, लेकिन चूंकि डायरेक्ट सरफेस केमिस्ट्री में आए हुए हैं, इस वजह से वो सब चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा बताना पड़ रहा है इस चैप्टर में, कि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि रिएक्शन हुआ। सिंपल सा बात है, हम आपको बताते हैं। गेहूँ है, ये वाला कहानी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से हम क्लासरूम में भी बताए थे, खैर हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद आ जाएगा। गेहूँ है, हाँ, अगर गेहूँ ही रह जाए तो आप कभी बोलोगे कि रिएक्शन हुआ? ए और बी अलग अलग है, ए और बी ही अलग अलग रह जाए, कभी बोलोगे कि रिएक्शन हुआ? ये मार्कर ऐसे है, ऐसे ही रह जाए, कभी बोलोगे कि रिएक्शन हुआ? लेकिन अगर ये मार्कर जाने के बाद टूट जाए तो बोलेंगे हाँ प्रोसेस हो गया। अगर गेहूं है वो बदल के आटा में परिवर्तित हो जाए या किसी दूसरे चीज़ में बदल जाए तो हम बोलेंगे हाँ कुछ प्रोसेस हुआ। तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है? परिवर्तन होना, तब ना नया चीज़ बनेगा, तब ना कुछ न्यू बनेगा, तभी ना बोलेंगे कि हाँ कुछ काम हुआ। लेकिन जो का तो पड़ा हुआ है तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि कुछ काम हुआ है। नहीं, तो काम होने के लिए ज़रूरी क्या है भाई? परिवर्तन हो। तो खैर ये चीज़ का भी उपयोग होगा। ये रिएक्शन उतना नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसका कमजोरी समझ में आया कि हाँ यहाँ पर एक्टिव साइट है, यहाँ पर वो सब एटम उपस्थित है जो रिएक्शन कर सकता है। तो हमारा एंजाइम यहाँ है, ये है हमारा एंजाइम। देखिए हम आपको बताते हैं, ये है आपका ताला, तो बन जाएगा ये चाबी। देखिए बताते हैं कैसे चाबी बनेगा। ये एंजाइम ना यहाँ पर ना अमीबा के जैसा काम करता है। अमीबा का मतलब क्या? अमीबा देखते हो कोई भी शेप ले लेता है, उसी तरह से हमारा एंजाइम जो है ना किसी भी टाइप का चाबी बन जाएगा। जैसा ताला रहेगा वैसा चाबी बना देगा। अब देखिए ये क्या किया, कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। ये देखो ये हमारा एंजाइम, और आपको लग रहा होगा ये एकदम फिट बैठ जाएगा जाके। मतलब क्या? ये तो फिगर से मेंटेन और माइकलिस ने समझाया, लेकिन वास्तव में था क्या? रे एन एटम है ना, तो एन एटम सामने में चुलबुल चुलबुल कर रहा है, तो इसके पास एच एटम है। ये बोलेगा ले लो मेरा एच एटम, रिएक्शन कर लो। उसके पास अगर ओ है तो ओ अगर इसके Cl के साथ या कोई चीज़ के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा तो इसके पास बहुत एटम है, वो एटम को ये आगे कर देगा, बोलेगा कर लो रिएक्शन। मतलब क्या? जो वो चाह रहा है वही चीज ये आगे कर देगा। मतलब जैसा ताला है वैसा ये चाबी बन जाएगा। अब उसमें जाकर एकदम फिट बैठ जाएगा, N और H फिट बैठ जाएगा, O और H फिट बैठ जाएगा, मतलब रिएक्शन करा देगा। तो ये ना 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 कर रहा था, लेकिन इसका कमजोरी समझ में आ गया और एंजाइम क्या किया? अपने आप को वैसा ही ढाल लिया, अपने आप को वैसा ही बना दिया जैसा ये चाहता था, बस हो गया रिएक्शन। तो अब रिएक्शन हो गया, तो देखिए अब स्थिति कैसा होगा। हो जाएगा ना, फिगर हो जाएगा। थोड़ा एरो कर देते हैं इधर।
अच्छा थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो सेम एकदम ऐसे बना दो। ये देखो, ये हमारा एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, देखो दोनों दिख रहा होगा आपको। ये इसमें सबस्ट्रेट चाबी भी दिख रहा होगा और एंजाइम भी दिख रहा होगा। इसको कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। क्या कहा जाता है भाई? एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है। पूरा गंदा हो गया यार, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ये एंजाइम क्या किया भाई? जैसा जो चीज़ चाहिए था सबस्ट्रेट को वही दे दिया, अपने आप को वैसे ही डाल दिया और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना दिया। तो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट क्यों बोले, समझ में आया? क्योंकि अभी ना ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया है। मतलब क्या? इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ चुका है, लेकिन चूंकि एंजाइम जुड़ा हुआ है तो अभी इसको फाइनल प्रोडक्ट मत बोलना, अभी इसको बोलना इंटरमीडिएट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट। तो अभी क्या हुआ है भाई कि ये सबस्ट्रेट जिसको आप रिएक्टेंट कह रहे हो, तो इस रिएक्टेंट का कुछ कुछ एटम इससे रिएक्शन कर चुका है ना। अब जो है हल्का सा इसमें आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हो गया। अगर यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुआ है तो उसके बगल में भी कुछ हल्का फुल्का रिएक्शन होगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या किया रे? ये गुस्साया, सबस्ट्रेट का एकदम पेट में एकदम हाथ वाथ डाल के एकदम जो एकदम धुम 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 कर दिया और इसका स्थिति बुरा कर दिया, सबस्ट्रेट का कर दिया। अब क्या होगा? एंजाइम अपने आप को अलग कर लेगा। तो जैसे एंजाइम अपने आप को अलग करेगा तो एंजाइम तो मस्त है, देखो जैसा हमारा एंजाइम था बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। देखिए एंजाइम जैसा था वो अपने आप का अलग हो गया, हल्का फुल्का चेंज होगा ना के बराबर, लेकिन हाँ एंजाइम वैसा रह गया, लेकिन इसका तो स्थिति गंभीर कर दिया। यहाँ पर सामने में तो रिएक्शन किया ही, उसके वजह से आंतरिक भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। मतलब इसको पूरा तहस नहस कर दिया, इसको परिवर्तित कर दिया। और अगर ऐसा ही रह जाता तब तो हम बोलते कि रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि बदल गया तो हम बोलेंगे रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन होने के बाद ये जो इसको धोया है, धोने के बाद देखो सबस्ट्रेट का स्थिति क्या कर दिया। ये प्रोडक्ट इसलिए बोल दिए, ये पी का मतलब क्या हो गया रे? प्रोडक्ट इसलिए इसको बोल दिए क्योंकि ऐसा नहीं है। जैसे बदला तो हम लोग बोल दिए कि भाई रिएक्शन हो गया। जो चीज़ भी नया बनेगा, जो भी बने यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नया बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। तो यही मेंटेन और मैकलिस कहते हैं कि एंजाइम यही करता है, अपने आप को वैसा ही बना देता है, अपने आप को वही चाबी बना देता है जैसा ये ताला है। फिर उसके साथ अच्छे से रिएक्शन कर लेता है, धाम धड़िम धोआ, और फिर उसको फेंक देता है, जाओ बदल गया मतलब प्रोडक्ट बन गया। अरे एंजाइम हमारा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बन गया प्रोडक्ट। अगर ये एंजाइम नहीं रहता तो हो सकता है कोंका करता, लेट में रिएक्शन करता या नहीं करता, लेकिन ये धड़ाम से रिएक्शन कर दिया। तो 2 स्टेप में हुआ। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट बना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या बोलोगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम रिएक्ट करता है इसके साथ, ये दोनों आपस में मिक्स होता है और ये बनता है। तो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर मिक्स्ड टुगेदर, है ना, मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट डैश नहीं भी दोगे चलेगा, सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, है ना। सबसे पहले तो यही हुआ ना, सबसे पहले ये इसके साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना दिया। अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा? सबसे पहले एंजाइम तथा सबस्ट्रेट आपस में मिश्रित होकर
मिश्रित होकर क्या बना देते हैं भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना देते हैं। अगर कहीं पर कुछ दिखने में प्रॉब्लम हुआ तो हम जो बोल रहे हैं वहाँ से भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना देते हैं, हो गया, पहला स्टेप हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना दिया। मतलब देखो ये E प्लस S, ये E अब प्लस S मिलके क्या बना दिया भाई, ES। इसी को बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। ये हमारा एंजाइम था, ये हमारा सबस्ट्रेट था और ये बन गया ES। अब सेकेंड स्टेप में बोलो क्या होगा भाई, यहाँ पर लिखने का कोशिश करते हैं। इन सेकेंड स्टेप एंजाइम, ये टूटेगा किस में, एंजाइम में और प्रोडक्ट में, तो लिख देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट डिकम्पोजेज इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट किस में टूट जाता है रे, एंजाइम में और प्रोडक्ट में, तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट। हिंदी लिखते हैं, कोशिश करते हैं, यहीं से लिख देते हैं हिंदी। दूसरे स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट डिकम्पोजेस इनटू होगा ना, इनटू, हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट विघटित होकर एंजाइम तथा प्रोडक्ट बनाते हैं। एंजाइम तथा प्रोडक्ट बनाते हैं मतलब क्या भाई, इसको हम थोड़ा सा जो है ना इधर कर देते हैं। तो अगला स्टेप में क्या हुआ, ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट क्या हुआ, टूटा, एंजाइम तो वैसा का वैसा रहा, अब प्लस क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। चूंकि एंजाइम जैसा था वैसा ही पड़ा रहा, इसलिए हम इस रिएक्शन में भी एंजाइम को कैटलिस्ट बोले। तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करके ES इंटरमीडिएट बनाया और ये ES जो है फिर टूट कर एंजाइम और प्रोडक्ट बना दिया। तो आप इस ES को इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। यहाँ पर ऐसा करके छोटा सा हम लिख रहे हैं, आप लोग बड़ा लिख दीजिएगा। हम नीचे में लिखे हैं इंटरमीडिएट, ये जो ES बना था वो क्या बना था भाई, इंटरमीडिएट। तो ये ES टूट के E+P बना दिया। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या था बताओ तो, एक्टिव साइट। इसको हम लोग बोले थे एक्टिव साइट, हिंदी में हो गया सक्रिय स्थान। यही दो स्टेप में हमारा एंजाइम वर्क करता है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कर देता है। एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन का ये डिटेल था, ये मैकेनिज्म था, ये क्रियाविधि था। ये सरफेस केमिस्ट्री 2 का लास्ट टॉपिक था और अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री 3 में हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। हम लोग टेस्ट के बारे में हम आपको बता दिए, न्यू टाइम क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे हम वो टेस्ट लेंगे, बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम आपको क्लास के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का 2 टॉपिक हम लोग पढ़े। पहला टॉपिक था एंजाइम का जनरल कैरेक्टर, सामान्य विशेषताएं, जैसे कि उसका इफ़िशियंसी, जैसा कि उसका स्पेसिफिसिटी। फिर आप लोग पढ़े प्रमोटर की उपस्थिति, पॉइजन की उपस्थिति। फिर आपने पढ़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर, फिर पढ़ा आपने ऑप्टिमम pH, और फिर लास्ट में हमने देखा कि आखिर एंजाइम कैसे वर्क करता है, एंजाइम कैसे किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, एंजाइम कैसे किसी नहीं होने वाले रिएक्शन को कर देता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं यहीं पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम 11 बजे।